आज से देश भर में प्रभावी हुई रसोई गैस सिलेंडर की घटी हुई कीमतें। दिल्ली में 903 रुपए, मुंबई में 902 रुपए, कोलकाता में 929 रुपए, जबकि चेन्नई में 918 रुपए हुए सिलेंडर का दाम। उज्ज्वला के लाभार्थियों को अब करीब 700 रुपए में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। समाज के हर वर्ग ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कम होने का किया स्वागत। विशेषकर महिलाओं में खुशी की लहर। कैबिनेट ने गैस सिलेंडर के दाम में कल 200 रुपए की कटौती की थी घोषणा। चीन की चालबाजी पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की खरी खरी। कहा, बेतुके दावे करने से दूसरों का क्षेत्र आपका नहीं हो जाता। चीन को ऐसे नक्शे जारी करने की आदत। चंद्रयान-3 मिशन के जरिए मिली एक और सफलता। प्रज्ञान रोवर ने दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर और ऑक्सीजन की मौजूदगी का लगाया पता। मौके पर हाइड्रोजन की खोज जारी। बिहार के रोहतास में आज सुबह भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत। हादसे में 5 लोग हुए घायल। वहीं पुणे में आवासीय इमारत के भूतल स्थित दुकान में लगी आग से 4 लोगों की हुई मौत। अमेरिका के फ्लोरिडा तट की ओर तेजी से बढ़ रहा इडालिया तूफान 100 मील प्रति घंटे की हवाओं के साथ टाइप 2 के तूफान में तब्दील हुआ इडालिया। तटीय इलाकों को कराया जा रहा है खाली। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आज से होगा शुरू। पाकिस्तान और नेपाल के बीच मुल्तान में खेला जाएगा पहला मुकाबला। भाई बहन के प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी रक्षाबंधन की बधाई। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निकार। रक्षाबंधन के अवसर पर केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती का ऐलान किया। वो आज से लागू हो गया है। घरेलू रसोई गैस के दाम में कटौती के बाद राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत 1103 रुपए से घटकर अब 903 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इसकी कीमत 1102 रुपए की जगह 902 रुपए, कोलकाता में 1129 रुपए के बजाय 929 रुपए, चेन्नई में 1118 रुपए की जगह 918 रुपए और भोपाल में 908 रुपए, जयपुर में 906 रुपए हो गया है। एलपीजी सिलेंडर के दाम में की गई कटौती देश भर में लागू हो गई है। सरकार के इस फैसले से लगभग 30 करोड़ ग्राहकों को फायदा होगा। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए की सब्सिडी को बढ़ाकर 400 रुपए कर दिया गया है। उज्ज्वला के लाभार्थियों को अब एलपीजी सिलेंडर करीब 700 रुपए में मिलेगा। तो रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कटौती पर बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानिथी श्रीनिवासन ने कहा है कि रक्षाबंधन के मौके पर प्रधानमंत्री ने देश की महिलाओं को जो तोहफा दिया है उससे गरीब महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। रक्षाबंधन के अवसर पर बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। एक सिलेंडर पर 200 रुपया कम किया। एडिशनली हमारा उज्ज्वला बहनों को 700 रुपया कम कर दिया। This is a festival occasion for the women of this country and particularly for the poor women. It is a very big relief for them. वहीं झारखंड के भाजपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने केंद्र सरकार का आभार जताया और कहा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहनों को बड़ा उपहार दिया है। देश के माँ बहनों के लिए उन्होंने एक बड़ा सौगात लेकर के आए, क्योंकि गैस की सिलेंडर की कीमत 200 रुपया कम है। इससे 35 करोड़ बहनों को उसका लाभ मिलेगी और साथ ही जो उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ 35 लाख जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन्हें पहले से 200 रुपया का सब्सिडी मिल रहा था,
अब फिर 200 रुपया सब्सिडी जुड़ जाएगा तो उनको 400 रुपया की प्रत्येक गैस सिलेंडर में उसको लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये कम करने का फैसला किया है, जिससे देश की बड़ी आबादी को फायदा पहुंचेगा। लोगों को विशेष तौर से हम उज्ज्वला के कनेक्शन जो 9 करोड़ 50 लाख बहनों को हमने दिया है उनके लिए 400 रुपये। ये जो सब्सिडी है या रिलैक्सेशन दिया है ये अपने आप में अभूतपूर्व निर्णय प्रधानमंत्री जी का है और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए। और दूसरा चरण जो हमारा शुरू होने वाला है, पहले चरण का जो निर्णय हुआ है 9 करोड़ 50 लाख का, और सेकंड फेज का जो हमारा दूसरे चरण का शुरू होगा उसमें हम 75 लाख है ऐसे बहनों को देने का फैसला किया है। और ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय प्रधानमंत्री जी ने खास तौर से उज्ज्वला कनेक्शन जो महिलाओं के लिए भारत में दिए गए हैं, ऐसे गरीब महिलाओं के लिए, उन सभी महिलाओं के लिए ये बहुत क्रांतिकारी निर्णय सरकार ने किया है। हम सब बहनों की ओर से भी मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देते हैं कि ये क्रांतिकारी निर्णय लेकर के इस समय लोगों को जो रिलैक्सेशन गैस कनेक्शन में दिया है ये वास्तव में अभूतपूर्व निर्णय है। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कटौती को लेकर लोगों में काफी खुशी है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में भी लोगों ने इस घोषणा पर अपनी खुशी जताते हुए सरकार का आभार जताया। My name is Dejan No, and I'm a resident of Daklen Colony, Kohima, Nagaland. I'm grateful to the government of India for reducing the price of LPG gases. मेरा नाम विजय है और गैस का दाम आगे महीना से 200 कम होने वाला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। My name is Virasri and I'm a resident of Daklen, Kohima, Nagaland. And we are very grateful and thankful to the central of government for slashing down the price of LPG. And it is very helpful and we are very happy to know that the government of India taking the initiative to slash down the price of LPG. और आपको बता दें कि चीन ने हाल ही में अपने विवादित मानचित्र का एक नया एडिशन जारी किया है, जिसमें उसने भारत के कुछ एक इलाकों को अपने क्षेत्र में दिखाया है। चीन की इस चालबाजी पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि बेतुके दावे करने से दूसरों का क्षेत्र आपका नहीं हो जाता। एक टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में विदेश मंत्री ने कहा कि चीन को ऐसे नक्शे जारी करने की आदत है, हालांकि अपने आधिकारिक मैप में अन्य देशों के क्षेत्रों को शामिल करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन ने उन क्षेत्रों के साथ अपना मैप जारी किया है जो उसके नहीं है। ये उसकी एक पुरानी आदत है। केवल भारत के कुछ हिस्सों के साथ नक्शा जारी करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। हमारी सरकार इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि हमें अपने क्षेत्र में क्या करना है। बेतुके दावे करने से दूसरे लोगों का क्षेत्र आपका नहीं हो जाता। इससे पहले भी विदेश मंत्रालय ने चीन के रवैये पर कड़ा ऐतराज जताया था। और भारत के मिशन चंद्रयान 3 ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने कहा है कि प्रज्ञान रोवर के पेलोड लेजर LIBS ने कई अहम जानकारियों का पता लगाया है, जिसमें चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की मौजूदगी की जानकारी मिली है। चांद की सतह पर हाइड्रोजन की खोज जारी है। इसरो ने बताया कि LIBS नामक ये पेलोड बेंगलुरु स्थित इसरो की प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। इससे पहले चंद्रयान 3 मिशन की बदौलत इतिहास में पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के तापमान को मापा गया था। चंद्रयान 3 के तहत भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव के रहस्यों को दुनिया के सामने उजागर कर रहा है। और बिहार के रोहतास में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। सभी लोग स्कॉर्पियो में सवार थे, जो कैमूर जिले के कुडारी गांव के रहने वाले थे। वहीं इस हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। ये सभी लोग बोधगया से अपने गांव लौट रहे थे। सूचना के अनुसार चालक को झपकी आई और हाईवे के किनारे खड़े कंटेनर में पीछे से जाकर स्कॉर्पियो टकरा गई।
शिवसागर के थानाध्यक्ष ने 7 लोगों के मरने की पुष्टि की है। मरने वालों में 5 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 2 बच्चों की मौत हुई है। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और महाराष्ट्र में पुणे जिले के पिंपरी चिंचवाड़ के पूर्णानगर इलाके में आग लगने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। आज सुबह करीब 5 बजे एक आवासीय इमारत के भूतल पर स्थित एक इलेक्ट्रिक हार्डवेयर की दुकान में आग लग गई। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के पाटपट्टनम में एक शॉपिंग मॉल में आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर मौजूद हैं। और जम्मू कश्मीर ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जम्मू कश्मीर में 1016 नागरिक केंद्रित सेवाएं ऑनलाइन मोड में प्रदान की जा रही हैं। इससे नागरिकों को प्रदान की जाने वाली ई सेवाओं की संख्या में जम्मू और कश्मीर सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर पहुंच गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आम आदमी को सहजता के साथ सेवाएं सुलभ कराने की जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता के तहत ये एक मील का पत्थर है। और राज्यपाल ने इसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार के सभी विभागों और विशेष रूप से डिजिटल जम्मू कश्मीर मिशन का नेतृत्व करने के लिए IT विभाग, JK, GA और NIC के प्रयासों की सराहना की। जब देश की संसद ने केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने एक्स पर कहा कि हरित, कुशल और किफायती मेट्रो दिल्ली के दैनिक आवागमन का विश्वसनीय साधन है। दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की संख्या प्री कोविड आंकड़ों के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। 10 फरवरी 2020 को 66,18,717 और 28 अगस्त 2023 को 68,16,252 लोगों ने यात्रा की। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खरीदी गई 6 ई बसों का ट्रायल 29 अगस्त को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शुरू हुआ। ट्रायल के दौरान बसें लाल चौक से निशात तक चलाई गईं और फॉरशोर रोड से होते हुई वापस लौटी। वाहन एयर कंडीशनर, CCTV कैमरे और दिव्यांग यात्रियों के लिए लिफ्ट जैसी सुविधाओं से सुसज्जित हैं। गौरतलब है कि शहर भर में परिवहन सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए 100 से अधिक ई बसें खरीदी गई हैं। और अब बुलेटिन में देखते हैं G20 से जुड़ी खबरें। तो G20 की अध्यक्षता में भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की वर्षों पुरानी अपनी विरासत को दुनिया के साथ साझा किया है। अध्यक्षता के दौरान कई अहम विषयों पर चर्चा हो रही है। आपको दिखाते हैं ये विशेष रिपोर्ट। भारत G20 की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का जश्न मना रहा है। पिछले 16 नवंबर को G20 बाली शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई थी। भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की वर्षों पुरानी विरासत को दुनिया के साथ साझा किया और G20 का लोगो राष्ट्रीय ध्वज के रंग में डिजाइन किया, जो हमारी पृथ्वी के हित से जुड़ी धारणा और चुनौती के बीच विकास का प्रतीक है। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 ऊर्जा रूपांतरण कार्य समूह की बैठक 5 से 7 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु में आयोजित हुई। इसमें विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, UNEP और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ G20 देशों और 9 विशेष आमंत्रित अतिथि देशों सहित कुल 150 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। बैठक में कार्बन अवशोषण, उपयोगिता और भंडारण पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें स्वच्छ ऊर्जा को सभी तक पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। As I said, 177
gigawatts of renewable energy capacity which we have installed. I have another 75 gigawatts under installation, 75,000 megawatts under installation. That makes it about 250,000 megawatts. We aim to have a renewable energy capacity or non-fossil fuel capacity of 500 gigawatts by 2030. G20 शेरपा ट्रैक के तहत पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक बेंगलुरु में 9 से 11 फरवरी के बीच हुई। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे कई वर्षों से आर्थिक, वित्तीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने में G20 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सभी देशों ने भूक्षरण को रोकने, इकोसिस्टम की बहाली में तेजी लाने और समृद्धि के 3 प्राथमिक वाले क्षेत्र जैव विविधता, एक सतत और जलवायु अनुकूल नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रचनात्मक रूप से काम करने में रुचि और प्रतिबद्धता व्यक्त की। गुजरात में कच्छ के रण में पहली G20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक 7 से 9 फरवरी 2023 तक आयोजित की गई। बैठक में सतत, जिम्मेदार और लचीले पर्यटन क्षेत्र के लिए इसकी क्षमता, पर्यटन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक समावेशन और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए डिजिटलीकरण की शक्ति का उपयोग, पर्यटन क्षेत्र में रोजगार और उद्यमिता के लिए कौशल के साथ युवाओं को सशक्त बनाना, पर्यटन क्षेत्र में नवाचार और गतिशीलता लाने के लिए पर्यटन, MSME, स्टार्टअप को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। Tourism provides a channel for enabling the sale of local products and services, empowering youth and enterprising to become entrepreneurs, employing women and disadvantaged communities such as rural tribes, tribal people and communities. बैठक में हिस्सा लेने आए प्रतिनिधि धोरडो पहुंचे, जहां उनका स्वागत गर्मजोशी और रंगारंग एवं पारंपरिक तरीके से किया गया। इस आतिथ्य में टेंट सिटी धोरडो, कच्छ के रण में लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां शामिल थीं। G20 के तहत कृषि कार्य समूह की 3 दिवसीय कृषि प्रतिनिधियों की बैठक 13 फरवरी से 15 फरवरी तक इंदौर में आयोजित हुई। बैठक में भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत प्रस्तावित एजेंडे पर अतिथि देशों के सुझावों को स्वीकार किया गया और तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें खाद्य सुरक्षा एवं पोषण, जलवायु के प्रति स्मार्ट दृष्टिकोण के साथ सतत कृषि और कृषि परिवर्तन के साथ डिजिटलीकरण जैसे विषय शामिल रहे। बैठक के दौरान सुझावों एवं टिप्पणियों को बौद्धिक रूप से समृद्ध आदान प्रदान को शामिल करते हुए एक ओपन हाउस चर्चा की गई। व्यवहारिक प्रस्तुतियों ने छोटे किसानों पर विशेष जोर देने के साथ ही कृषि परिवर्तन और कृषि में डिजिटलीकरण के महत्व का मार्ग प्रशस्त किया। विश्व में कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए G20 देशों ने महामारी कोष में 25,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने की सहमति दे दी है। विश्व बैंक ने भी महामारी कोष में $300 मिलियन देने की मंजूरी दी है। पिछले वर्ष इंडोनेशिया में हुए G20 में पहली बार महामारी कोष बनाने का विचार आया, जिस पर अंतिम मोहर भारत की अध्यक्षता में चल रही G20 सम्मेलन में लगी है। महामारी कोष का इस्तेमाल बीमारियों के सर्विलांस, स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण, टेस्टिंग और रिसर्च पर किया जाएगा। अभी तक महामारी कोष में करीब 1,663 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए हैं। आने वाले दिनों में महामारी कोष में 25,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए जाएंगे। भारत की अध्यक्षता में चल रही G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक सफल रही। भारत ने अपनी अध्यक्षता में हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक में 3 प्राथमिकताएं तय की थीं।
इसमें भविष्य में स्वास्थ्य आपातकाल से निपटने के लिए सभी G20 देशों के साथ मिलकर काम करने, दवाओं, वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर फार्मा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने और सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे में लाने के लिए डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल शामिल है। G20 की बैठक में भारत को डिजिटल क्षेत्र में ग्लोबल लीडर के रूप में देखा गया। बैठक में कोविन ऐप और ई-संजीवनी जैसी पहल के फायदे गिनाए गए और आउटकम डॉक्यूमेंट में शामिल किया गया। और बात करें खेलों की तो फीडे शतरंज विश्व कप में रजत जीतकर स्वदेश लौटे भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा का चेन्नई एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। प्रज्ञानंदा जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर आए, उनके फैंस ने उन्हें घेर लिया और फूलों से उनका स्वागत किया। प्रज्ञानंदा के स्वागत में पूरे शहर में उनके पोस्टर लगाए गए। युवा ग्रैंड मास्टर ने अपने स्वागत पर खुशी जाहिर की। Yeah, I'm very happy. I'm very happy to see so many people coming here, and it's good for cheers. Yeah, it feels really like a silent moment because I have been here with them, like looking up at different people. Now it's good to see that I am there. और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत आज से होने जा रही है। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला पाकिस्तान और नेपाल के बीच होगा। ये मैच पाकिस्तान के मुल्तान में खेला जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका की सह मेजबानी में 17 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में एशिया की 6 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीम शामिल हैं। इन टीमों के बीच कुल 13 मैच खेले जाएंगे, जिनमें से 4 मैच पाकिस्तान में जबकि 9 मुकाबले श्रीलंका में होंगे। भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला शनिवार को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। ये मैच श्रीलंका के कैंडी में होगा। गौरतलब है कि इस बार ये टूर्नामेंट वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा। और अब बात रक्षाबंधन की। देश भर में आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। ये पर्व भाई बहन के रिश्तों की अटूट डोर का प्रतीक है। ये एक ऐसा पर्व है जो भाई बहन के स्नेह के साथ साथ हर सामाजिक संबंध को मजबूत करता है। इसलिए ये पर्व भाई बहन को आपस में जोड़ने के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी रखता है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में बच्चों से मुलाकात की। इसके साथ ही स्कूली छात्राओं और बच्चों से राखी भी बंधवाई। और देश भर में आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी। इसके साथ ही स्कूल की छात्राओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधी। रक्षाबंधन के अवसर पर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती और विशेष पूजा अर्चना की गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।